प्रूव डेट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। हिंदी में सिद्ध कीजिए कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, मैंने इतनी बार लिखा है, बाकी ये पूछा बहुत बार गया है। तो यहाँ पर हम लोग मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब मान लो आपका आपको मतलब आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आप उसको मानते हो कि बहुत अच्छा है, आपको मतलब आपका हर कहना माना, लेकिन बाद में किसी से पता चला कि ना वो आपकी बुराई कर रहा है किसी से, तो आप क्या कहोगे? वो अच्छा नहीं है। जब वो अच्छा नहीं है तो क्या है? बेकार है, गंदा है ना। मतलब है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। अगर कोई चीज अच्छी नहीं होगी तो क्या होगी? खराब होगी। तो यहाँ पर हम लोग पहले मान लेंगे कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या कर लेंगे? ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। फिर बाद में पता चलेगा, हम लोग कुछ कुछ करेंगे काम, फिर बाद में पता चलेगा कि जो मैंने माना था वो क्या है? गलत है। ठीक है, वो क्या गलत है? जब मैंने माना ये परिमेय संख्या है, वो गलत हो गया, इसका मतलब वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। ये हो गया, तो इसी का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे? मतलब माना और जिस तरह मैं लिख रहा हूँ सेम एज इट इज ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना, ताकि फुल मार्क्स इस पे मिले, अदरवाइज नंबर कट जाएगा। ठीक है, माना रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, इसलिए मैं पहला सवाल बिल्कुल आराम से लिखवा रहा हूँ। ठीक है, परिमेय संख्या है, यही होगी, जो भी हो, ठीक है, परिमेय संख्या है, ये हो गया। जब मैंने माना कि ये परिमेय संख्या है और मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 1 बताया था, क्या बताया था? देखो ध्यान से, कोई भी परिमेय संख्या होगी उसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पाएंगे, है ना। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 1 बताया था, जब मैंने मान लिया परिमेय संख्या है, मतलब मैं रूट थ्री को लिख सकता हूँ P अपॉन Q की फॉर्म में, हाँ या ना बोलो। लिख दिया। फिर मैंने ये भी वहां पर लिखा था कॉन्सेप्ट नंबर 1 में, जहां, ठीक है, जहां, या फिर यहां लिखो, कुछ भी लिखो, जहां P और Q, P और Q, P और Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या संख्या है। बोलो, ये हो गया। इसका मतलब यानी यानी इसका मतलब क्या? इसका मतलब P और Q के, P और Q के 1 के अलावा या 1 के अतिरिक्त, 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। बोलो, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में क्या मैंने यही लिखवाया था? कोई परिमेय संख्या है तो जहां पर ये आपको लिखना है, हर एक सवाल में जहां पर प्रूफ करने वाला सेम ऐसे ही लिखना, ठीक है, कि P और Q सह अभाज्य संख्या है, यानी P और Q के 1 के अलावा या 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब समझ में नहीं आ रहा था इसके आगे क्या करें, एक ही इक्वेशन है, तो यहाँ पर चलो सोचा गया कि हम लोग ऑपरेशन करते हैं मैथमेटिक्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, दोनों तरफ वर्गीकरण करने पर, वर्गी इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड बोलते हैं, ठीक है, वर्गीकरण करने पर बताओ क्या होगा? जब मैं करूंगा तो रूट थ्री का होल स्क्वायर, P अपॉन Q का होल स्क्वायर, तो यहां से रूट थ्री का होल स्क्वायर क्या होगा? 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3Q स्क्वायर बराबर क्या? P स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं,
पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। हाँ है ना, बात तो एक ही है ना। ठीक है, अब देखो जो मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 3 बताया था, क्या बताया था कि यहाँ पर 3 में कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर कर क्या आ रहा है, पी स्क्वायर आ रहा है। हाँ है ना, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा 3 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। हाँ या ना बोलो, विभाजित विभाजित करेगा, बोलो ये होगा। ठीक है, अब देखो जब 3 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, करता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, 3 यहाँ पर 3 क्या एक प्राइम नंबर है, जब एक 3 प्राइम नंबर है, जब किसी के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है मतलब उस नंबर को भी विभाजित करेगा। ये भी कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है, 2 है ना, थ्योरम नंबर 2 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः अतः 3 पी को भी विभाजित, अभी देखो ये समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है ना, अभी तक रटते थे लेकिन अब समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, यहां से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, विभाजित पी को भी विभाजित करेगा, बोलो ये हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर 3 पी को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 पी का एक गुणनखंड है ना। यहाँ पर क्या हो गया, 3, ठीक है, ये यहां से हटा दो, लिख दिया यार अतः, यहाँ पर लिख दो अतः 3 पी का एक गुणनखंड है, इसको मैंने समीकरण क्या मान लिया, 1 मान लिया। ये यहां तक समझ में आया। अब जब 3p का एक गुणनखंड है, या फिर यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, अगर मैं यहां से, ये तो समीकरण 1 हो गया। अब बताओ यहां से क्या करूं, यहां से मैं लिख सकता हूं 3p को विभाजित करता है, इसका मतलब क्या होगा, ये 3 डिवाइड्स p, इसका मतलब कि 3 में कुछ मल्टीप्लाई कर p आ रहा है ना। तो यहां से मैं लिखूंगा 3 में कुछ मल्टीप्लाई कर मैंने मान लिया क्या, c। आप c मानो, आप k मानो, आप a मानो, जो आपकी इच्छा। ठीक, मैं चलो k मान लिया कि 3 में कुछ नंबर के मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, p आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 से देख लो, कॉन्सेप्ट नंबर 3 से, अगर 3 यहां देखो, अगर 2 डिवाइड्स q मतलब 2 q को विभाजित करता है, तो हम लिख पाएंगे 2 में कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, q आ गया। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर p है, 3 p को विभाजित करता है, मतलब क्या 3 में कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, p आ गया। अब यहाँ पर आप C लिखो, K लिखो, D लिखो, A लिखो, Z लिखो, जो आपकी मर्जी लिख सकते हो। समझ में आ गया, ठीक है, ये हो गया। जब यहाँ पर ये आ गया, जब ये आ गया, अब मुझे बताओ क्या मैं इस इक्वेशन में जब P की वैल्यू यहाँ पर रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। तो यहाँ पर जब मैं रखूंगा तो ये हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, मैंने p की जगह पर 3k रख दिया, ये हो जाएगा 9k स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, 3 3 जा क्या होगा, हाँ, तो यहां से अब मैं क्या, यहाँ 1 बचेगा ना, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या, 3k स्क्वायर। बोलो अब यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला कि 3 में कुछ नंबर मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, q स्क्वायर। तो यहां से मैं बोल सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं 3 q स्क्वायर को विभाजित करेगा, को विभाजित करेगा, हाँ या ना बोलो। ठीक है,
अब जब 3 यहाँ पर क्या है, एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, जब किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब उसको भी डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा। तो यहां से मैं और क्या बोल सकता हूं, 3q को भी विभाजित करेगा। अब 3q को विभाजित करेगा, इसका मतलब ये हुआ अतः 3q का एक गुणनखंड है, बोलो एक गुणनखंड है, बोलो जल्दी से, एक गुणनखंड है। समीकरण नंबर 2। यहां तक बताओ समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया ना। अब देखो बिल्कुल डिटेल में हम लोग जा रहे हैं, इस तरह आपने कभी आंसर नहीं लिखा होगा अभी तक, नहीं लिखा ना। हाँ, ऐसा ही आंसर लिखोगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। 5 नंबर में आएगा तो 5 नंबर मिलेगा, 4 नंबर में आएगा तो 4 नंबर मिलेगा, अदरवाइज पूरा नंबर आपको नहीं मिलने वाला। कुछ भी कर लो, समझ में आ गया। इसके बाद आपको लिखना है क्या, समीकरण एक और 2 से, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि 3p का भी एक गुणनखंड है, 3q का भी एक गुणनखंड है। इसका मतलब 3p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हाँ, दोनों कॉमन हो गया ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहां से मैं बोल पाऊंगा 3p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। जब यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या पता चला, 3p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और मैंने यहाँ पर क्या माना था कि √3p अपॉन q है, मतलब जहां पर p और q एक अभाज्य संख्या है, मतलब उनके बीच में 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है गुणनखंड, है ना। लेकिन जब मैंने ये सब कुछ किया तो मुझे वहां पर 3 भी एक उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया। इसका मतलब ये गलत है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये गलत क्यों हुआ, ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि हमने कुछ ना कुछ गलती की होगी। अब गलती ढूंढे मिला ये, हमने क्या माना था कि √3 एक परिमेय संख्या, यही से तो सब आया है। तो √3 एक परिमेय संख्या, मैंने यही माना था, यही क्या है, गलत है। इसीलिए यहाँ पर उल्टा आ रहा है, समझ में आ गया। इसको मैंने माना कि बहुत अच्छा है, बाद में पता चला कि ना भैया ना, अच्छा नहीं है, ठीक है, ये गंदा है। तो यहाँ पर जब गलत है तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला, ठीक है, गुणनखंड है, यानी जो हमने माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, वो बिल्कुल क्या है, गलत है। वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। जब वो गलत है इसलिए हम कह सकते हैं क्या, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। एक जब रेशनल नंबर है तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बोलो, मामला खत्म। ऐसे आपको करना है प्रूविंग, पूरा स्टेप। हालांकि हिंदी में है तो आपके लिए आसान है, याद करना और लिखना ऐसे ही करना है, चाहे याद करो, मैंने समझा दिया है। हर एक स्टेप का मतलब यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा।
क्यों, कैसे, क्या लिखा, बताओ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो ऐसे ही करना है। ऑनलाइन देख लीजिए एक बार, ठीक है, ऐसे ही करना है। अब देखो किस तरह सवाल होता है। अब इस तरह से ये तो सवाल अब हो ही जाएगा। √3 √2 है, TH नंबर 1। और किस तरह सवाल बनता है, इस तरह बनता है, ठीक है, कि √2 एक इरेशनल नंबर है। मैंने हिंदी नहीं लिखा है लेकिन समझ में आएगा, हाँ समझ में आएगा बिल्कुल। क्यों आएगा, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये दिया हुआ है। प्रूव करना है कि ये नंबर भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। अब ये नंबर देखकर आपको तो पता ही ना कि अपरिमेय संख्या होगी कैसे, रेशनल प्लस इरेशनल। यहाँ पर क्या हो रहा है, इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल हमेशा क्या होता है, इरेशनल, तो मैंने बताया था। लेकिन इसको मैथमेटिक्स में प्रूफ कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो फिर माना क्या, 5 + 3√2 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। बोलो, यही होगा मामला। जब ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब मैं लिख पाऊंगा फिर वही कॉन्सेप्ट नंबर 1, 5 + 3√2 = P/Q, है ना। फिर यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, जहां पर P और Q एक सह अभाज्य संख्या है, यानी P और Q के 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, सेम चीज लिखना है। तो ये आपका क्या है, सेम चीज। समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको लिख लेना है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इस तरह के सवाल में जहां पर रेशनल प्लस इरेशनल हो, एक तो डायरेक्ट इरेशनल हो गया, मतलब √2 √3 ये सब हो गया, ठीक है, या फिर ये ना हो, मल्टीप्लाई में 3√2 ये सब हो गया, तो जैसे मैंने पीछे कराया वैसे करना है। दूसरा, अगर कोई रेशनल नंबर इरेशनल ऐड हो रहा हो तब कैसे करना है, ये और आसान होता है। कैसे, यहाँ पर आपको इरेशनल पार्ट बचा लेना है, √2 एक तरफ बचा लो, बाकी दूसरी तरफ भेज दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, 3√2 हो जाएगा, 5/Q माइनस, सॉरी P/Q माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवीजन में होगा, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, क्यों आएगा, P - 5Q, यही होगा। अब 3 को उधर भेज दो, तो √2 = P - 5Q/3Q। 3 इधर जाएगा ना, तो क्या हो गया, 3Q हो गया। बस यहीं पर आपको रुक जाना है, यहीं पर आपको रुक जाना है, ठीक। अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर देखो, ये क्या है, √2 क्या है, एक आप दिया हुआ है ना, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये दिया हुआ है। अगर न दिया होता तो पहले हम लोग इसको प्रूफ करते। समझ में आ गया, ये लेंदी और सवाल, लेकिन शायद मतलब देकर ही रखेगा वो। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय 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 संख्या है, हाँ या ना, ठीक। चलो ये अपरिमेय संख्या है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट को क्या बोलते, दाया बोलते हैं, तो दाया तरफ वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब जब मैं इधर गया, अब ये बताओ, यहाँ पर P क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। अरे P/Q पूर्णांक ही तो होता है, हाँ है ना। P क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, क्यों क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब पूर्णांक, ये भी 5 क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक इंटू पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है ना। पूर्णांक इंटू पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक इंटू पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है ना। अब ये बताओ, पूर्णांक माइनस पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक ही होता है। अरे इंटीजर्स माइनस इंटीजर क्या होगा, इंटीजर ही होगा। और इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। मतलब ये पूरा हिस्सा जो इधर वाला है,
वो एक क्या है, पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है। अब पूर्णांक देखो, पूर्णांक एक चीज देखो, पूर्णांक को अगर मैं पूर्णांक से डिवाइड करूंगा तो इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी हो, जैसे ये क्या हो जाएगा 2.5, ये इंटीजर है क्या, पूर्णांक है क्या, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्णांक अपॉन पूर्णांक पक्का रेशनल नंबर होगा, मतलब परमीय संख्या होगी। ये तो हो सकता है ना, पी अपॉन क्यू की, पी अपॉन क्यू डिफिनेशन क्या थी परमीय संख्या की, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, जहां पर पी और क्यू क्या होता है, पूर्णांक होता है, जो मैंने पहले डिफिनेशन पढ़ाई थी, है ना। तो यहाँ पर पी और पी पूरा ऊपर का हिस्सा जो है, ऊपर का हिस्सा क्या है बताओ, अगर मैं ऊपर के हिस्से की बात करूं, ऊपर के हिस्से की बात करूं, तो ऊपर का हिस्सा क्या है, पूर्णांक है ना। न्यूमरेटर जो है, ये हिस्सा जो है, ये क्या है, एक पूर्णांक है ना, ये एक पूर्णांक है। जब ये एक पूर्णांक है और ये भी क्या है, ये भी एक पूर्णांक है, अब पूर्णांक अपॉन पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, क्या होती है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पूरा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब मुझे ये बताओ, क्या कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है कभी, नहीं, कभी नहीं हो सकती। जब ये कभी हो नहीं सकती, मतलब ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल मतलब क्या, असंभव है ना। तो यहाँ पर जो समीकरण लिखा है, तो ऊपर दी हुई समीकरण, यहाँ पर लिखना है क्या, ऊपर दी हुई दी हुई समीकरण, समीकरण पूर्ण रूप से असंभव है ना। क्यों असंभव है समझ में आ रहा होगा, इधर क्या है इरेशनल, इधर क्या है रेशनल, तो इरेशनल कभी भी रेशनल के बराबर नहीं होगा, अगर होता तो हम लोग अलग से क्यों पढ़ते, ठीक है। तो पूर्ण रूप से असंभव है, असंभव है। जब ये असंभव है तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, असंभव क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ 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 क्या गलत माना, ठीक है। तो जब ये असंभव है, अतः हमने जो माना था, हमने जो माना था कि 5 सही है ना, 5 + 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, वो हो बिल्कुल क्या है, गलत है, वो हो बिल्कुल गलत है, गलत है। जब ये गलत है, इसलिए ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी, है ना। इसलिए इसलिए 5 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, समझ में आ गया। तो ये और आसान है, ये इसमें तो टाइम लग रहा था, इस वाले में ये करो फिर ये, इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा लग रहा है, उसमें कुछ नहीं, बस एक तरफ छाटो पीनो, बस काम खत्म है। इरेशनल बराबर इरेशनल, रेशनल नहीं होगा, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ माना, फिर मैंने कुछ 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 किया, फिर पता चला कि जो इक्वेशन बन रही है वो क्या है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। अब वो असंभव कब हुई, मतलब मैंने कुछ ना कुछ गलत काम किया होगा, तो मैंने यहाँ पर गलत ये मान लिया, समझ में आ गया। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। जब ये अच्छा है नहीं तो क्या होगा, गंदा होगा, समझ में आ गया। अब इस तरह आता है, देखो एक हो गया जब इरेशनल सिर्फ दिया हो, काम खत्म, वो कैसे करना है वो भी मैं बता दिया। एक में जब रेशनल प्लस माइनस हो रहा हो तब कैसे करना है मैंने वो भी बता दिया। अब अगर दोनों क्या हो, इरेशनल, दोनों क्या हो, इरेशनल हो, तब कैसे करेंगे, दोनों अगर क्या हो, इरेशनल हो, तब कैसे करेंगे, ठीक है। तो मेथड वही है, मेथड वही है, क्या माना, माना √2 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। बोलो ये हो गया।
अब यहां पर मैं क्या करूंगा बताओ, जब ये परिमेय संख्या है तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 से मैं लिखूंगा √2 प्लस √3 बराबर क्या, पी अपॉन क्यू। फिर वही पूरा वही बात, सेम सेम बोलो, कॉन्सेप्ट नंबर 1 वाली बात ही तो लिखूंगा मैं यहाँ पर, ये आपको लिखना है, लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर दो दो रूट है, तो एक रूट को बचा लो, एक रूट को उधर भेज दो, बस काम करो। एक रूट आपकी जो मर्जी, चाहे √2 को बचा लो चाहे √3 को बचा लो, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो बताओ मैं क्या करूं, किसको बचाऊं, √3 को मैंने इधर बचा लिया और √2 को उधर मैंने भेज दिया, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम एलसीएम लेते हैं, तो मैंने जब एलसीएम लिया तो p माइनस क्यू √2 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, है ना। ये किया। अब देखो इधर भी इरेशनल आ रहा है, रूट आ रहा है, इधर भी रूट आ रहा है। जब मैंने यहाँ पर ये वाला सवाल किया था, ये वाला सवाल किया था, तो यहाँ पर √2 आ रहा था, इधर रूट वाला टर्म नहीं आ रहा। तो अब हम लोग जुगाड़ लगाते हैं, क्या ऐसा कुछ करते हैं कि एक तरफ रूट हट जाए। कैसे हटेगा, दोनों तरफ वर्गीकरण करने पर, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, क्या SBS, मतलब क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपको क्या लिखना है, दोनों तरफ वर्गीकरण करने पर, मतलब क्या, दोनों तरफ वर्ग लेने पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √3 का वर्ग, है ना। यहाँ पर p माइनस क्यू √2 अपॉन क्यू पूरे का वर्ग, तो √3 का क्या होगा, 3 होगा, बराबर। अब ये तो नीचे वाले का होगा क्यू स्क्वायर, अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर से कर देते हैं, तो a स्क्वायर मतलब क्या, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब क्या, 2q स्क्वायर, फिर माइनस 2ab मतलब क्या, 2√2pq, हाँ या ना बोलो जल्दी से, a माइनस बी का होल स्क्वायर यही होगा। ये मैंने ओपन कर दिया, ठीक, ये मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब अगर इसको देखोगे ध्यान से, ये क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ये भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ठीक है। जब ये भी इंटीजर होगा, ये क्या होगा, ये तो इरेशनल नंबर होगा, ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, मतलब इंटीजर होगा। अब यहाँ पर इंटीजर माइनस, मतलब इंटीजर मतलब क्या, ये पूरा रेशनल ही तो होगा, ये भी तो रेशनल है, तो रेशनल प्लस रेशनल रेशनल होगा, और रेशनल प्लस करो या फिर माइनस करो, इरेशनल के साथ क्या आता है, इरेशनल ही आता है ना, ठीक है, इरेशनल ही आता है। और नीचे क्यू स्क्वायर है, ये भी क्या है, पूर्णांक है, मतलब रेशनल नंबर नीचे भी है। तो अगर मैं इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करता हूं, फिर भी क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है, जब तक रेशनल नंबर 0 ना हो। वैसे भी 0 नहीं होता है, जब मैंने अबाध संख्या मानी है, तो जाहिर सी बात है उसका कॉमन फैक्टर क्या, मैंने लिखा ना 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, इसका मतलब 0 तो होगा नहीं। ऐसे भी लिख सकते हो, क्यों यहाँ पर 0 ना हो, ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज, बाकी ये इसमें इंक्लूड हो गया है। यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पर आप लिख सकते हो, कहां पर, Q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन इसमें क्या हो गया, वो इंक्लूड हो गया है ना, Q 0 नहीं हो सकता, समझ में आ गया, ठीक है। मतलब Q 0 हो नहीं सकता, मतलब क्या, ये पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इरेशनल आएगा कि नहीं आएगा, अपर में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये क्या है बताओ, ये तो परिमेय संख्या है भैया, ये तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, पूरी अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये पूरा भटिंडा जो लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब बताओ क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, ये असंभव है। फिर इसके बाद जो मैंने यहाँ पर सेम सेम लिखा था, सेम सेम यहाँ से जो मैंने लिखा था कॉपी आपको कर देना, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखना है, वही सेम सेम, ठीक है, सेम सेम, समझ में आ गया, मैं नहीं लिखवा रहा हूँ ताकि टाइम ना वेस्ट हो, समझ में आ गया। अब बताओ अगर इस तरह का फिर भी हो जाएगा सवाल, कोई दिक्कत। अब ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क। अब √p प्लस √q दिया हुआ है, 2 की जगह पर p आ गया, 3 की जगह पर q आ गया, th नंबर
पुअर। क्लियर इतनी बात।